अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप जहां भी हैं आप महफूज होंगे, आप ठीक ठाक होंगे, आप खैरियत से होंगे। और कराची में आपको पता ही है कल से क्या सूरत हाल है। कराची जो कि इस मुल्क का मौशी हब है, इस मुल्क का धड़कने वाला दिल है, उसने ऐसा लग रहा है कि बेसुध होकर धड़कना बंद कर दिया है, क्योंकि शहर सही मानों में मफलूज होकर रह गया है। कहीं पानी खड़ा है, कहीं दरख्त गिरे हुए हैं, कहीं दीवारें गिरी हुई हैं, कहीं लोगों के मकानों की छतें गिर गई हैं, कहीं लोगों की अमलाक को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि उनकी ज़िंदगी का तमाम सरमाया लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। इस वक्त कराची को पूरे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। इस वक्त कराची को कराची के मुंतखब करने वाले वज़ीर आज़म की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। इसी बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल क्या है। आपने देखा मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ क्योंकि हुमा के घर के अंदर भी पानी मौजूद है। मैं उनके घर तक पहुँचने की कोशिश करके वापस आ रहा हूँ क्योंकि उनके घर तक रसाई भी मुमकिन नहीं हो सकी। एक और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त शहर में पेश आ रहा है, बिजली का तो ना ही पूछें आप। बिजली तो कल है नहीं। मेरे अपने घर पर 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही। जो UPS वगैरह हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए घंटी भी नहीं बजाई जा सकती। कोई घर पे आया हो तो पता नहीं लग सकता। फिर मोबाइल नेटवर्क्स इस वक्त शहर में नहीं काम कर रहे हैं। अब हम तक ये भी तस्दीक नहीं हो पा रही है कि क्या वो 8 मुहर्रम उल हराम की वजह से मोबाइल नेटवर्क्स इस वक्त बंद हैं, लेकिन तमाम ही मोबाइल नेटवर्क्स इस वक्त शहर में नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए राब्तों में शदीद परेशानी और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसलिए बी इट वॉट एवर रीज़न, सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे कि इन मोबाइल नेटवर्क्स को बहाल किया जाए, क्योंकि लोगों के प्यारे, किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी का वालिद फंसे हुए हैं अभी तक लोगों में। और जब राब्ते ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इंसान को वसवसे आते हैं, वहम आते हैं, ख्यालात आते हैं। इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग मोबाइल नेटवर्क इस शहर के बहाल करें। आपके पास कोई भी इसकी तौजीह हो, वजह हो, वो इस वक्त सेट असाइड। इस वक्त मोबाइल नेटवर्क बहाल होने चाहिए ताकि लोगों का एक दूसरे से रब्ता मुमकिन हो सके और लोग कुछ तसल्ली कर सकें, कुछ सुकून का सांस ले सकें कि हाँ उनके प्यारे कहीं भी हैं, वो खैरियत से हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, हम शुरू कर देते हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कराची में 12 घंटों में 223 मिलीमीटर बारिश, निस्फ सदी का रिकॉर्ड टूट गया। 23 अफराद जान से गई, मईशत को भी करोड़ों का नुकसान। आज फिर बारिश का इम्कान है, खुदा खैर करे। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, अहले कराची वज़ीर आज़म की दादरसी के मुंतज़िर, मगर लगता है तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा सीटें देने वाला कराची इमरान खान की तरजीह नहीं। और कराची में गैर मामूली बारिशें, माहौलियाती तब्दीली का शाखसाना। माहिरीन ने कह दिया नुकसानात से बचना है तो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। अब शोर के मुल्क भर में दीगर इलाकों में रहने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि कराची में हुआ क्या है, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल है कि मैं आपको बता दूं, जब ज़लज़ला आया था, जब आफत आती है, जब सैलाब आए थे, तो आपको बाकायदा ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाने पड़ते हैं। तो इस वक्त कराची की वही सूरत हाल है कि यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाने की ज़रूरत है, जिसकी मॉनिटरिंग आला तरीन हुकाम को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रसाई तक मुमकिन नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज़ एक्चुअली हुआ क्या, अनप्रेसिडेंटेड हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन कितनी बारिश हुई है ये भी पता होना ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ कराची में जो हुआ, पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल न कभी देखी गई, न कभी सुनी गई किसी शहर में। पाकिस्तान का मौशी दिल कराची बिल्कुल बेबस और लाचार है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का, और कौमी ख़जाने को 60% रेवेन्यू देने वाला ये शहर इस वक्त खुद इमदाद का मुंतज़िर है। कराची में तूफ़ानी बारिश ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में लैंड स्लाइडिंग हो गई जिससे 4 अफराद जख्मी हुए। कराची में बारिश ने मोबाइल फ़ोन और लैंड लाइन सर्विसेज को भी मुतासिर किया है। लोगों को एक दूसरे से राब्ते करने में सख्त मुश्किलात पेश आई हैं। कराची में सैलाबी रेले गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बसों को बहा कर ले गए। लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ
इस वक्त सड़कों पे बंद आती हुई मैंने देखी हैं जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रीच टू वर्क। फौलादी कंटेनर्स खिलौनों की तरह डोल गए, गाड़ियां सड़कों पर बंद पड़ी हैं, बाद सड़कों पर फंसे शहरियों के लिए कश्तियां चलाई गई हैं। बारिशों ने तैयारों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी, परवाजों के रुख तब्दील किए गए। कराची में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। जुमेरात को 12 घंटे के दौरान, सिर्फ 12 घंटे के दौरान 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 26 जुलाई 1967 को 67 में 24 घंटों में 211 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थे और यहाँ पर 223 मिलीमीटर हम 12 घंटों की बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हम सबको इस वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार और इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत है कि अब एक बूंद भी बारिश का ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। सिंध हुकूमत ने आज कराची में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाने वाली आया चुंदरीगो रोड और इस वक्त जहां पर हम भी मौजूद हैं, किसी दरिया का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर लोगों की बेबसी उनके चेहरों पर आया है। अब क्लिफ्टन डिफेंस जैसे पॉश इलाके जहाँ पर अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे लोगों के घरों के अंदर उनकी बेसमेंट, उनकी ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुके हैं। अंडर पासिस पे कश्तियाँ चल पड़ी हैं। क्लिफ्टन डिफेंस जैसे इलाकों में भी नाले उबल कर बाहर आ गए हैं। खैर, कोई भी इलाका हो इस शहर का, इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त शहर में कहीं भी आप जाएं, आपको जगह जगह, मैंने अपनी आंखों के सामने आते हुए एक रिक्शा उलटते हुए देखा, क्योंकि गड्ढे इतने बड़े बड़े पड़ गए हैं सड़कों पर कि वहाँ पर निकलना, वहाँ पर मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी निकालना किसी रिस्क से कम नहीं है। क्योंकि गड्ढा आपको नज़र नहीं आएगा तो आपकी सवारी को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। जो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी कंडीशन में चल पड़ती हैं या चल जाती हैं, वो भी हमने सड़क पर बंद पड़ी हुई देखी हैं। सो ये सूरत हाल है ओवरऑल। हम कराची में तो आई एम श्योर देखे नहीं जा रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि बिजली है ही नहीं। बहुत ही कम इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली है, लेकिन पाकिस्तान भर में आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूरत हाल यहां अच्छी नहीं है। इस वक्त कराची वालों को पूरे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी उतरेगा उसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअली तबाही हुई कितनी है। और जो तबाही अमलाक की आप देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐसे में कारोबार ख़त्म हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी का एक लकड़ी का कारखाना था, उसने बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे पानी अपना सामान रखा हुआ था। किसी ने बिल्डिंग मटेरियल्स रखे हुए थे जो कि पानी से डैमेज हो जाते हैं। लोगों के करोड़ों के बिल्डिंग मटेरियल्स, लकड़ी के कारखाने, दीगर चीज़ें जो कि पानी से ख़त्म हो गई हैं। मैंने एक अपने घर के नज़दीक ही क्रॉकरी स्टोर का हाल देखा जिसमें पानी भर गया था, तो जो गत्ते के डब्बों में सारा सामान महफूज था वो अब किसी काम का नहीं रहा है। तो इस तरह से लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ है, इस तरह से लोगों की गाड़ियां ख़त्म हुई हैं, इस तरह से लोगों के घरों में तबाही आई है। और अभी भी कितने ही लोग हैं, इंक्लूडिंग जियो न्यूज़ के दफ्तर में लोग, जो कि कल से 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है, यहाँ फंसे हुए हैं। जाएं तो कैसे जाएं? सख्त कोशिश के बावजूद कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। गाड़ियां हैं तो वो बंद हो रही हैं। अगर कोशिश भी की जाती है कि लोगों को ड्रॉप करके आया जाए या उन्हें छोड़ा जाए किसी तरह, सो इट्स अ केओस, इट्स अ मेहम। इस वक्त आफत ज़दा है ये शहर, और इस शहर को वज़ीर आज़म की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। और ऑल्दो समंदर के बिल्कुल किनारे आबाद है, लेकिन हमने समंदर के बाहर भी कल कराची शहर में सड़कों पर कश्तियाँ चलती हुई देखी हैं। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। ऐसे में हम खुसूसी तौर पर सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस के यकीनन शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको हमने लिटरली सड़कों पर लोगों को रेस्क्यू करते हुए अपने डालों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी दीगर सवारियों में बिठाते हुए लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हुए देखा है। और ऐसा लग रहा था कि कल पूरा शहर, और इसकी चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे दीगर इदारे हों, बस एक दूसरे की मदद करने के जज्बे के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कोई कहीं किसी बस को, किसी गाड़ी को धक्का लगा रहा है, तो कोई किसी फैमिली को जो कि स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं सड़क के बीचों बीच, उनको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है। यही मनाजिर थे। तो आप तमाम लोगों को खिराज तहसीन भी हम पेश करना चाहेंगे, और जिन लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम किया उनको भी हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। एक और बड़ा मसला इसके साथ जो पैदा हो गया, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, और आई वंडर कि अब कुछ अरसे से मैं नोट कर रहा हूँ कि बिजली के साथ साथ गैस भी चली जाती है। पता नहीं वो बिजली से चल रहे होते हैं, गैस फराहम करने वाले कंप्रेसर, या क्या साइंस है इसके पीछे, लेकिन गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, और पानी तो आ ही नहीं रहा है।
क्योंकि पीछे से पंप नहीं होगा, और अगर घरों में भी अगर आपके पास नीचे टैंकर में या ऊपर छत पे टैंकी में तुम अगर महफूज है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे टैंकर में ज़ेरे ज़मीन टैंकर में पानी मौजूद है तो बिजली आएगी तो आप वो पानी पंप करेंगे। सो ये तमाम मुश्किलात हैं। मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स पे हम दोबारा से एम्फसाइज़ करना चाहेंगे, बी इट वॉट एवर रीज़न। अगर तो वाकई आपके टावर गिर गए, ख़त्म हो गया सिस्टम, तो और बात है, लेकिन अगर ये सिस्टम्स खुद बंद किए गए हैं मोबाइल नेटवर्क के, इस वक्त शहर को सबसे ज़्यादा एक दूसरे में शहरियों को राब्ते की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स को बहाल करें ताकि लोग कुछ सुकून में आ सकें। बारिशों और सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मचा रखी है। ख़ास तौर पर कराची को बदतरीन सख्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हम इसी का तस्करा कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया था। मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करना वज़ीर आज़म साहब आपकी ज़िम्मेदारी है। आप यहाँ आएँ, आप ख़ुद ऑपरेशन कंट्रोल रूम में देखें कि किस तरह से रिलीफ का काम शहर में किया जा रहा है। ट्विटर पर तशवीश आपने ज़ाहिर की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कराची वालों को इससे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि इससे मसला हल नहीं होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की ज़्यादातर नशस्तें PTI के पास हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर से इंतखाब लड़ा, जीता, लेकिन बाद में सीट छोड़ दी। खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले कराची से अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार किया करते थे। नहीं पाकिस्तान है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है आके। काश और ज़्यादा कराची में आता। कराची हमारा घर है। मैं समझता हूँ कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। ये हमारा वादा है कि हम यहाँ सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे, पुलिस का निजाम ठीक करेंगे, कूड़ा करकट इससे बिजली बनाएंगे, बिजली से समुंदर के पानी को ठीक करेंगे, साफ करेंगे, और इंशाल्लाह कराची के लोगों को देंगे जो सबसे मुश्किल काम है, जो और कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आपको करके दिखाएगी। और कराची पे जो हुकूमत करती रही हैं 30 सालों से, वो कराची के मसले हल नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह हम आके करेंगे। तो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, कराची आपका घर है, ये आपने ख़ुद कहा। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है, ये भी आपने ख़ुद कहा। हमने जस्ट फॉर अ रिमाइंडर ये दिखा दिया। तो आपका घर डूब चुका है, आपका घर आफत ज़दा है। इस वक्त आपके घर को घर के सरबराह की ज़रूरत है। जब वज़ीर आज़म बने तो अमली तौर पर कराची के लिए अभी तक तो हमें उनका कोई काम नज़र नहीं आया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब वो ज़रूर दौरे करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है और कराची से उन्हें वोट मिले हैं, तो उन लोगों का हाल भी वज़ीर आज़म साहब आपको पूछना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब आपको कराची ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्लिप हमने चलाया उसमें आपने ये इजहार किया कि काश मैं ज़्यादा कराची आता, तो उस काश पर आपने तवज्जो नहीं दी और आपने इंतखाब जीतने के बाद भी कराची आना कम ही रखा, बहुत ही कम रखा। इसी पे बात कर लेते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, शहर का बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आप गवर्नर सिंध हैं, क्या सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं जो अभी इस केओस में आपको नज़र आई है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो बाद में बात करते हैं कि ये ठीक कैसे हो सकता है। बहुत सारी तकालीफ है शहर की, बहुत दुखी शहर है कराची। तो और ये क्योंकि हम कराची में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं हमारे आबा अजदाद थे, तो हमें इसका दुख बहुत अपने दिल के नज़दीक महसूस होता है, जिसकी बार बार हम निशानदेही भी करते रहते हैं। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि जो नाले हैं उनके ऊपर कब्जे हो चुके हैं, घर मकान बने हुए हैं, आबादियाँ हैं, और उन आबादियों को रिमूव करके उन नालों को वापस से चौड़ा करना है। हम अभी फिलहाल ये नहीं देख रहे कि किसने ये काम किया था, किसने यहाँ पे लोगों को बसाया था, किसने जमीनों की लीज की या गैर कानूनी तौर से उन्हें रखा। फिलहाल हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी ऐसी बन जाए जिससे हम इन सारी चीज़ों से एक बार नबर आजमा हो जाएं और आगे से कराची को ये तकलीफ का सामना न करना पड़े। अच्छा गवर्नर साहब, कराची के जो मसाइल हैं ज़ाहिर हैं उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की ही है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, लेकिन MQM जो अब आपकी इत्तेहादी भी है, इनका तूती बोलता था शहर में और ये शहर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं साल हा साल। तो क्या उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है जब वो कहते हैं कि कराची के मसाइल की निशानदेही करते हैं, तो उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये कराची के मसाइल हल करना आपकी भी जिम्मेदारी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो भी लोग सिंध में हिस्सेदार रहे हैं हुकूमतों के,
उनका वो जिम्मेदार है कराची की इस हालत के। अगर कराची बेहतर होता तो भी वो जिम्मेदार होते और क्रेडिट लेते, और अगर कराची की तबाही है तो उसके भी जिम्मेदार उन्हीं लोगों पे जाएगा जिन्होंने हुकूमत की, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या और कोई जमात इस्लामी भी एक जमाने में रही है, सब जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा गवर्नर साहब, वज़ीर आज़म ख़ुद कराची से जीते, हमने देखा वो बैनर्स लगे हुए थे वज़ीर आज़म कराची से, मगर उसके बाद बहुत ही कम कराची आते हैं, आते ही नहीं हैं। इनफैक्ट आ जाएं तो सियासी इत्तेहादियों सरमायाकारों से हाथ मिलाकर मुलाकात करके चले जाते हैं। तो क्या इस तरह की तबाही के मौके पर कराची वालों की दादरसी के लिए उन्हें आना नहीं चाहिए या उन्हें ज़रा और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके वोटर सपोर्टर का बड़ा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि कराची ने PTI को मुंतखब किया था। जी देखिए, वज़ीर आज़म का कराची के ऊपर हमेशा तवज्जो तो उनकी रहती है। शायद लाहौर के मुकाबले में उनका कराची आना कम रहा हो, आपकी बात वजह होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी कम से कम आके यहाँ रोड पे खड़े तो हमारे साथ। देखिए, वज़ीर आज़म का आके रोड पे खड़े होना एक फ़ोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने तकलीफ ही पहुँचानी है। जो एजेंसी जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके काम में रुकावट ही हो सकती है। वज़ीर आज़म के आके रोड के बीच में फुल बूट्स पहन के और रेनकोट पहन के और टोपी पहन के खड़े हो जाएं, तो फोटो ऑप या फोटो सेशन तो हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो चीज़ें करने की हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी को इस वक्त हिदायत की है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए अपने उसको एक्शन को तेज़ कर लें। 70 जगहें इस वक्त ऐसी हैं, स्पॉट्स हैं, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू कर रही है लोगों को। 70 स्पॉट्स, 14 टीमें FWO की जो हैं वो जो नाले चौक हो गए, जो क्लॉग हो गए, उनको सफाई करने की कोशिश कर रही है, जो मेन जगह है जहाँ पे, ताकि पानी जल्दी से जल्द निकासी हो सके। ये सब वज़ीर आज़म की हिदायत पर ही हो रहा है ना। NDMA इस वक्त लोगों को राशन फराहम करने में, टेंट्स फराहम करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में वो मददगार साबित हो रही है। ये तीनों के साथ मैं मुसलसल राब्ते में हूँ और हम एक बड़ा जामे मंसूबे के तहत ये काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी को मैं बड़ा क्रेडिट इसमें देना चाहता हूँ कि बस मेरे ये ख्याल है कि अगर वो इस वक्त जो काम वो रेस्क्यू का वो उस वक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी और नेवी, कल नेवी ने भी मलीर में बड़ा ऑपरेशन किया है, इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जो ये काम इस वक्त करें, अगर ये ना करते तो ये तो इस वक्त तो एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे कहीं नहीं नज़र आती कि उनकी बस की बात है ये काम करने की। अच्छा गवर्नर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो है, जो तबाही मचनी थी वो मच गई, होपफुली अब मज़ीद बारिश ना हो। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि कराची के लिए क्या सोचा है वफाकी हुकूमत को? कुछ इनकलाबी इक़दाम तो उठाना होंगे, क्योंकि इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। अब मैंने आज वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त की है कि जी कराची को आफतज़दा इलाका करार दें, इसमें इमरजेंसी मेजर्स इसके अंदर लें, इसमें जो मशीनरी की ज़रूरत है, जो आर्मी की यहाँ पे मदद बढ़ाने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे NDMA और पैसे की ज़रूरत है, उसको फौरी तौर से यहाँ कराची की तरफ डाइवर्ट करें। वज़ीर आज़म खुद भी इसी सोच के हामी हैं, वो अपनी काबीना से मुशावरत करके और कोई कराची के लिए इस तरह का बड़ा इक़दाम इंशाल्लाह ज़रूर जल्द करेंगे। शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, शुक्रिया। और हम आपको लेटेस्ट ये भी बता दें कि कल वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से भी रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने इनफैक्ट रब्ता किया वज़ीर आला सिंध से और उनसे शहर की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की है। तो वज़ीर आज़म साहब, इससे पहले जब आप कराची आते रहे हैं तो अगर आप बैठक करते रहते या मुलाकात करते रहते तो शायद आज बेहतर कोऑर्डिनेशन होती आप दोनों के दरमियान और शहर का ये हाल ना होता। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जही कराची की तबाहकुन सूरत हाल का हम तस्करा कर रहे हैं। इस वक्त कराची शहर को मदद की ज़रूरत है। आफत ज़दा ये इलाका है। इस वक्त भी शहर में मुतअद्दिद सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो अपने घरों के बाहर फंसे हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। बाज़ होटलों पे हैं, बाज़ रिश्तेदारों के घर पे हैं, बाज़ अपनी दुकानों पे हैं, बाज़ अपने दफातर में, बाज़ सड़कों पर मौजूद हैं। रात से सड़क पर मौजूद हैं, एक दरख्त के नीचे शेल्टर लिए बैठे हैं क्योंकि कोई पुरसाने हाल है नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। भट्टी साहब, कराची समेत मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और सैलाब ने जो तबाही मचाई है, बड़ी आफत है ये। कराची तो शहर जो है वो है ही। जो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को कराची से सबसे ज़्यादा वोट मिले और बहुत एतमाद का इजहार किया। तो क्या वज़ीर आज़म को एक बार यहाँ पर आकर हालात का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? वक्त वज़ीर आज़म हों, मुराद अली शाह हों, बिलावल भुट्टो हों,
इन सारों को बाहर सड़कों पे कराची वालों के साथ होना चाहिए। आप वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए जो अब ये आखिरी बारिश होनी चाहिए जो तबाही मचाए। अब भी अगर इन ना सोचा इस कराची वालों का तो ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। हर मर्तबा बारिश आती है और तबाही मचा कर चली जाती है। क्या करना चाहते हैं आप, क्या नहीं करना चाहते हैं? आज किधर हैं वो हेलीकॉप्टर्स वाले मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो साहब, सोनी तकरीरों वाले बिलावल भुट्टो साहब किधर हैं? लोग रुल रहे हैं। 12 साल से आपकी हुकूमत है, खरबों रुपए का बजट है, कराची मुआशी शाहराग, और क्या हाल हुआ है ज़रा देखें। अच्छा भट्टी साहब, कराची से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के अब तक के एक्शन, 1-2 ट्वीट्स और गवर्नर साहब को फ़ोन कॉल और फिर रात में वज़ीर आला साहब से भी रब्ता हुआ, यही हैं। तो शहरी अपने शहर में वज़ीर आज़म को कम ही देखते हैं। आपको पता है, इससे पहले भी हम आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं। इमरान खान की कराची से ये दूरी क्या तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान नहीं पहुँचाएगी? देखिए, इस वक्त सियासत को गोली मारें, किसी पार्टी को छोड़ें, ये हमारा कराची है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा है, हमारे मुआशी शाहराग गए, वहाँ हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किल में है। इस वक्त तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, सारों को मदद करनी चाहिए। सारों को जो कुछ वो कर सकते हैं वो करने चाहिए। 7 ज़िले हैं, 16 महकमे हैं, खरबों का बजट है, और कराची का जो हाल है वो आपके सामने है। तो सारे आगे बढ़ें, सब करें प्लीज़, खुदा के लिए। इस वक्त कोई सियासत ना करें। तहरीक इंसाफ का एक ताज़ा तरीन सर्वे आपके सामने है, और पीपल्स पार्टी और हम MQM जो कि कराची के साथ इन्होंने किया है, सबके सामने है, वो भी किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो शहरी अब बेहतरी की उम्मीद रखें तो किससे रखें, आप मुझे बताएं, क्योंकि MQM को आजमा चुके, पीपल्स पार्टी अभी भी सूबे पर बरसरे इख्तिदार है, और कराची शहर पे जो उनके नवाजिशात हैं वो भी सबके सामने हैं। PTI से तो उम्मीद है अभी भी बाकी शहरियों को। पहली बात तो ये है कि मुहज़्ज़ब मुआशरे होते तो 12 साल का हिसाब पीपल्स पार्टी से लेते कि उनका हुकूमत है सिंध पर। मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो 30 सालों का हिसाब MQM और पीपल्स पार्टी से लिया जाता। मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो 2 साल का हिसाब तहरीक इंसाफ से लिया जाता। लेकिन चूँकि मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं है, जज़ा सज़ा है कोई नहीं, इदारे ज़मीन बोस हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सियासत जो है वो जहालत, सियासत और ज़िद्दें और लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं मुल्क से बड़े हो गए हैं, लोग मुल्क से बड़े हो गए हैं। तो यही होना है। शुक्रिया आपका भट्टी साहब। हमने और भी इस सिलसिले में बात करनी है, और सिंध हुकूमत को ज़ाहिर है इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी ज़िम्मेदारी हम बहरहाल ये बता चुके हैं कि उनकी है। उन्होंने इस शहर का ख्याल रखना था, क्योंकि साल हर साल से वो इस सूबे में बरसरे इक़्तिदार हैं, और कराची इस सूबे की पहचान है और द मोस्ट प्रेशियस जूल इन द क्राउन है। इसका ख्याल नहीं रखा गया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बात भी करेंगे। नहीं जी, ब्रेक नहीं लेनी है, हमें कुछ इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाना है। सुपर मॉनसून ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कराची में ऐसी बारिशें कभी ना देखी ना सुनी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों का निशाना बन रहा है। मुल्क भर में रवा साल शदीद गर्मी पड़ी। कराची में सर्दी का सीज़न भी ज़्यादा रहा, इट वॉज एक्सटेंडेड। अब मॉनसून बारिशों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के जनूबी साहिली इलाकों में समुद्री तूफ़ान और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, और ये अब हम देख भी रहे हैं। ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। कराची में अगस्त के दौरान बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। तो हैदराबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन शहर के काफ़ी इलाके साफ हैं। अभी भी कुछ नशेबी इलाकों में पानी है। एक बहुत बड़ा मसला हमारी पंपिंग स्टेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से पूरी फुल एफिशिएंसी पे काम ना करना है। एस्को से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत की है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी होती रहे, ख़ास तौर पे पंपिंग स्टेशंस पे। पाकिस्तान में माहौलियात की वजारत मौजूद है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करने के लिए कोई हिकमत अमली अब तक नज़र नहीं आई है। जाहिर है कि इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, और शायद भुगतना पड़ेगा अभी और, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तर्जुमान महकमा मौसमियात डायरेक्टर मेट ऑफिस खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा इस पर तफसील से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, इस बार मानसून की शिद्दत ज़्यादा होने का बताया गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी इसका अंदाज़ा नहीं था सबको कि अब तक सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई। एक तो ये बता दीजिए, और अब आगे के लिए क्या इत्तलात हैं आपके पास?
देखिए, हमने फोरकास्ट ये की थी कि इस दफ़ा जो मानसून है वो अबव नॉर्मल रहेगा और वही हमारी फोरकास्ट के मुताबिक अबव नॉर्मल रहा। अभी हमारे पास अगर टोटल पूरे पाकिस्तान को हम एवेल्यूएट करें तो 23% ज़्यादा रेन है जो कि एक्सपेक्टेड थी इस दफ़ा सिर्फ। और दूसरी हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि हमारे पास जुलाई में रेन कम होगी और अगस्त में ज़्यादा होंगी, और सेम वही हुआ कि हमारे पास जुलाई में रेन बिलो नॉर्मल थी और अगस्त में जो है वो अबव नॉर्मल हुई। इस दफ़ा ये हुआ कि आपके पास जो ट्रैक था वेदर सिस्टम्स का वो ज़्यादातर नॉर्थ पे जाने के बजाय वो साउथ पे चला गया, और इस किस्म के ट्रैक में वेरिएशंस जो हैं वो मानसून में आती जाती हैं। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा रेन जो अगर हम कराची की बात करें तो कराची में जो एवरेज रेन है अगस्त की वो 60 to 70 मिलीमीटर है, वेयर एज इस दफ़ा और 1984 में 296 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी, जबकि आज 400 मिलीमीटर को हम क्रॉस कर चुके हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद इस दफ़ा रेंज जो है वो सिंध में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में हुई है। मतलब है जितना आपका पूरे महीने का एस्टिमेट था उससे ज़्यादा तो 12 घंटे में इनफैक्ट बारिश हो गई है, उससे 3 गुना। सही बताइएगा खालिद साहब कि मानसून का ये स्पेल कितने दिन और चलेगा, क्योंकि अब लिटरली बस हो गई है ख़ास तौर पर कराची में, क्योंकि अब ये शहर एक बूंद का भी जिसे कहते हैं ना मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और हम जब अपनी ऐप्स वगैरह पे या वेबसाइट पे देखते हैं तो वो तो बता रहा है कि अभी ये है कुछ सिलसिला, कुछ दिन बाकी। अभी ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम आज काफ़ी हद तक डेसिपेट हो चुका है, लेकिन अभी स्टिल उसके जो एक्सटेंशन है वो मौजूद है, जिसकी वजह से मे बी इवनिंग में या रात को लाइट रेन और हो जाए, उससे ज़्यादा रेन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्पेल है हमारे पास वो हफ्ते की शाम से लेके संडे तक चलेगा, और उसके बाद ये जो अगस्त के जो स्पेल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि जो सितंबर है, सितंबर के फर्स्ट वीक में कोई अच्छी रेन हमें कराची में या पाकिस्तान में मानसून की नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये बताइएगा खालिद साहब कि जिस तरह हमारे मौसम शदीद तर होते जा रहे हैं, ये बड़ी तशवीश की बात है। माहौलियाती तब्दीलियाँ अपना असर हमें अब दिखा रही हैं, तो क्या अगले सालों में मानसून की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है, या फिर क्या हर साल इतनी ही बारिश होगी और इसके लिए ज़ाहिर है होपफुली कोई तैयारी की जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से आपका जो वेदर है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो वेदर है वो कंसर्न होता है हीटिंग की वजह से। जितनी हीटिंग में वेरिएशन होगी उतने वेदर सिस्टम ज़्यादा डेवलप होंगे और वो ज़्यादा सीवियर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो टेम्परेचर्स हैं आपके सरफेस के, ग्राउंड के, उनमें अच्छी खासी वेरिएशन हो गई है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में इन मौसम की शिद्दत में भी इजाफा होगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेन नहीं होती, वहाँ पे मोर रेन हो सकती हैं, और वो एरिया जहाँ पे रेन होती है वहाँ पे कम भी हो सकती है। तो ये वेरिएशन क्लाइमेट चेंज का पार्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने वक्त दिया। सो क्लाइमेट चेंज को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है, और अगर आवाज़ आपको थोड़ी सी बैठी हो महसूस हो रही है तो जब हम मुसलसल बगैर बिजली के जागते रहते हैं तो ये हो जाता है। बट वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। और बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक वालों, अब ज़रा बिजली हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, लेकिन अब अगर बारिश रुकी है कुछ देर के लिए तो आप बिजली बहाल करना शुरू करें मुख्तलिफ इलाकों की। जहाँ आ रही हैं आप लोग लकी हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कराची इस वक्त मुश्किल में है। ये इस मुल्क का मौशी हब भी है, और पहले कोरोना और अब ये तबाहकुन बारिशें पहले से मौशी मुश्किलात का शिकार सनतें मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हैं। 2020 का आगाज़ हुआ तो आवाम को उम्मीद थी कि हुकूमत के दावे हकीकत का रूप धार लेंगे, मईशत संभलेगी, लेकिन फिर कोरोना आ गया। मुल्क को तवील लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। मौशी सरगर्मियाँ मज़ीद सुखड़ गईं। गरीब और मुतवस्सित तबके पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। कोरोना का जोर टूटा तो अब मुल्क भर में बारिशें तबाही मचा रही हैं। ख़ास तौर पर मुल्क का मौशी हब कराची तूफ़ानी बारिशों के निर्गे में है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने खदशा ज़ाहिर किया है कि बारिशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, जिससे सनतों को मज़ीद नुकसान होगा। बड़ी सनतों के अलावा छोटे कारोबारी मराकज़ का हाल मज़ीद ख़राब हो गया है, जो अभी कोरोना
के असरात से निपटने की कोशिश कर रहे थे। इसी पे हम मज़ीद बात करते हैं। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के नायब सदर फरहान अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यहाँ पर आपको पता है इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। पहले कोविड की वजह से सूरत हाल थी, कितने ले ऑफ्स हुए, कितने हफ्ते कितने महीने कारोबार बंद रहा, इंडस्ट्री बंद रही। अब ये बारिश की वजह से शदीद नुकसान हो रहा है। क्या इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है आप लोगों के कारोबार की? कोविड-19 वो हम पे एक तरह समझने के इम्तिहान था। अल्लाह ने उससे हमें गुजारा, हम दोबारा से एक्टिविटीज़ में गए, लेकिन ये बारिश ने दोबारा से हमें इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि पिछले 2-3 रोज से जब से बारिश का स्टार्ट हुआ है, हमारे पास गैस का वैसे ही प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रिक वैसे ही बंद हो जाती है जब भी ये मसाइल होते हैं। ट्रांसपोर्ट नामी चीज़ साइड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो कोई किस्म की अवेलेबल ही नहीं है। हमारे जो मुलाजमीन हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो बेचारे जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, लेकिन इन पिछले 5-7 दिनों से इसका लॉस ये हुआ है कि आई थिंक कि डेली अरबों रुपए का लॉस हमें हो चुका है, क्योंकि ना फैक्ट्री ऑन हो सकी हैं, क्योंकि ना वर्कर्स पहुंच सके हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर इंडस्ट्री को इतना नुकसान हो चुका है तो अब आप लोग अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स कैसे पूरे करेंगे? जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे टाइम पे डिलीवर करेंगे? और उससे जाहिर है फिर ओवरऑल मईशत पर दबाव आएगा। मैं एक्सपोर्ट हो कि लोकल हो, हम अपने टारगेट्स पूरे कर ही नहीं सकते। वजीर आजम एक तरफ तो कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, बट सॉरी टू से कि लास्ट वीक हमारे असद उमर साहब कराची तशरीफ लाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनको ये फील ही नहीं हुआ कि वो हमसे मुलाकात करें, या टेक्सटाइल के हवाले से या इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से या साइट के हवाले से वो हमसे एक मीटिंग करें। जबकि वजीर आजम साहब से लेके तमाम अरबाब इख्तियार को साइट इंडस्ट्रियल एरिया के हालात, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग लोकल इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग, हर चीज़ उनकी नॉलेज में है, लेकिन मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि हम अपना टारगेट पूरा अचीव कर सकें। अब सर, इस तरह की सूरत हाल में इंडस्ट्री को ज़ाहिर हुकूमत से कोई रिलीफ चाहिए, अगर चाहिए तो प्लीज़ मेंशन करें कि प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोगों की क्या मदद की जा सकती है? जब तक हमें खास तौर पे साइट इंडस्ट्रियल एरिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि आफत ज़दा करार दे दिया जाए। क्यों कि यहाँ पे जो हालात हैं, आप एक मरतबा विजिट करें। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब एक मरतबा आए, जब इलेक्शन में आए थे और इलेक्शन से 2 दिन पहले वो हमारे सीनियर्स के साथ उन्होंने बाकायदा मीटिंग की थी। वजीर आजम बनने से पहले वो हमारे साइट इंडस्ट्रियल एरिया को विजिट कर चुके हैं। जो वादे उन्होंने उस विजिट में किए थे, जो कमिटमेंट्स असद उमर साहब और उनकी पूरी टीम ने उस विजिट में किए थे, कम से कम वो पूरे कर दें तो मैं समझता हूँ हम उनके एहसान बन रहेंगे। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के नायब सदर फरहान अशरफी हमारे साथ मौजूद थे। न सिर्फ साइट इंडस्ट्रियल एरिया बल्कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर जो सनती जोन्स हैं शहर में, सभी इस वक्त आफत ज़दा हैं और सभी को मदद की ज़रूरत है और कारोबार भी लोगों का शदीद मुतासर हो रहा है। अभी हम आपको क्विकली ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़ाहिर परेशान हैं। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मौजूद हैं वो बहुत परेशान हैं और मेरी अम्मी भी लाहौर में है, तो अम्मी आपसे फ़ोन पर तो रब्ता हो नहीं पा रहा। नाउ यू हैव सीन मी, आई होप यू हैव सीन मी। तो हम खैरियत से हैं यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं और वो भी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। ज़ाहिर है सभी, किसी का दोस्त, किसी का जानने वाला, किसी का रिश्तेदार, सभी इस शहर में बसते हैं। और हमारे लेजेंडरी स्टार हैं वसीम अकरम और उनके अहलिया, वो आजकल इंग्लैंड में मौजूद हैं, घर उनका कराची में है। और एक तो लोग जब घर से बाहर होते हैं तो और ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं घर में कहाँ से पानी आया होगा, क्या हाशर हुआ होगा। होपफुली वहाँ तो खैरियत होगी, लेकिन उन्होंने कराची वालों के लिए एक इंसान का फ़िक्र का इजहार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम अकरम। मैं शनीरा अफम। आई होप कि कराची में सब सेफ हों। हम जो यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, इंग्लैंड में तस्वीरें देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि सब घर में रहें और सेफ रहें। Please all stay safe, stay indoors if you can, and if you can't, stay indoors because your property has been damaged. Please try to get to friends or higher ground, and please don't jump in the water. It is so unsafe. जी प्लीज, और हमारी तरफ से हम बड़े परेशान हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी आएंगे, बट दुआ करेंगे आप लोगों के लिए यहाँ बैठे बैठे। वी आर वेरी वेरी वरीड फॉर यू गाइस, सो प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे होम। खुदा हाफिज।
छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन इससे वाकई कंसर्न आपका ज़ाहिर होता है लोगों के लिए जहाँ से आपका ताल्लुक़ होता है, जो लोग आपको प्यार करते हैं। अच्छा, कराची में तो जो बारिश हुई वो हुई और अभी मज़ीद भी बारिश का इम्कान है, लेकिन लाहौर में भी कल शाम रात को बहुत बारिश हुई है। और कितनी बारिश हुई है, क्योंकि हम यहाँ अपनी इतनी टेंशन में थे तो उसको ज़रा हमने पूछा नहीं, तो हम पूछ लेते हैं। नवीन अली हमें बताएंगी कि लाहौर में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक पे मौजूद हूँ और चूँकि रात भर बारिश के बाद जो है तमाम तर नशेबी इलाकों में यहाँ चौराहों पे पानी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त MD वासा मौजूद है। मैं इन्हीं से जान लेती हूँ कि किस तरह से सर आपने सारा कुछ मैनेज किया हुआ है और पानी निकालने का जो अमल है वो कब से जारी है? जब से बारिश शुरू हुई है उस वक्त से तमाम लोग फील्ड में हैं मेरे समेत, और आइंदा 1 घंटे में ये लक्ष्मी चौक भी क्लियर हो जाएगा और तमाम शहर के पॉइंट्स हमने 1.5 घंटे में क्लियर करने हैं। इस टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और अभी आप आफ्टर 1 आवर चेक करें तो यहाँ पे पानी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो थ्रू आउट हमने काम किया है और 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इस वक्त ताजपुरा में, इसके अलावा ये जो आपका नाबा रोड है और इस तरह के हैली कॉलेज के सामने और एक आबिद मार्केट करतबा चौक, वहाँ पे पानी मौजूद है और तमाम का तमाम 1 घंटे और में हमने क्लियर कर दिया। बिल्कुल जी, आपने MD वासा की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि चंद ही मिनटों के अंदर जो है पूरे लाहौर के अंदर जो है पानी साफ कर दिया जाएगा। जिन इलाकों से मुख्तसर जो शिकायत वसूल हो रही है उनकी कोशिश होगी कि वो उन शिकायत को भी जल्द से जल्द दूर कर सकें। और जब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ही तमाम तरफ अफसरान समेत जितने वर्कर्स हैं वो सारे हाई अलर्ट हैं और तब से ही वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। जी, तो ये वो इलाका लाहौर का जहाँ मैंने अपने बचपन से ही पानी खड़े होते हुए देखा है, लेकिन इसका कोई हल प्रॉब्ली अब तो ऐसा लगता है ही नहीं। होपफुली अब तक क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा कुछ देर में। बाकी कराची की वही बदस्तूर सूरत हाल है और अभी हम एक हेडलाइन ब्रेक लेने के लगे हैं। ब्रेक के बाद हम ज़रा कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर तफसीली बात करेंगे, कहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, कहाँ निस्बतन कम तबाही हुई है। और के इलेक्ट्रिक प्लीज़ अब अपनी आप टीम्स को बाहर निकालें, क्योंकि कल तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी टीम्स बाहर निकल के काम करती, लेकिन अब बिजली बहाल होनी चाहिए इस शहर में। सी यू इन सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तारिक मोइन सिद्दीकी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची, जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, आपकी हम कुछ फुटेज भी देख रहे थे, आपने गालिबन सोशल मीडिया पे शेयर की थी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब और हैरानी हो रही थी कुछ। ये कौन सा इलाका था एग्जैक्टली जहाँ पे आप इतनी स्मूथली ड्राइव कर रहे थे? क्योंकि मैं पंजाब चुरंगी से ऑनवर्ड CM हाउस तक भी नहीं पहुँच सका। एक जगह एक साइड पर दरख्त गिरा हुआ था, दूसरी तरफ इतना पानी था कि फिर बैक साइड से आना पड़ा है। देखिए, मैंने कल शुरू किया, मैं मेट्रोपोल से एक इशारा शुरू हुआ और मैं सादी टाउन सुपर हाईवे तक गया। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सड़कों में पानी नहीं है। मैं ये भी बताता रहा कि शहरी घरों से ना निकले। मैं ये भी बताता रहा कि बारिश दोबारा शुरू हो गई है और मैं ये भी बताता रहा कि बहुत सारी जगहों में बहुत पानी खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं जो असल सूरत हाल होती है वो शेयर करता हूँ लोगों से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यकीनन तकलीफ बहुत हुई है। कल रात में जब हम निकले तो बहुत पानी था सड़कों पे और ज़ाहिर मुश्किल थी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं और अभी फिर मैं निकलने लगा हूँ। अच्छा गनी साहब, अभी जहाँ से खुद पानी निकल रहा था वो तो निकल गया, लेकिन आज सच हमें मशीनरी नज़र नहीं आ रही है कि कोई पंप्स खड़े में हों और वो टैंकर पानी को सोख कर रहे हों या सक कर रहे हों। फिर बिजली की तारें गिरने का एक अलहदा पूरा सिस्टम चल रहा है। जगह जगह वहाँ पे तारें हमें लटकी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। फिर दरख्त गिरे हुए हैं। तो अब हमें कब तक शहर में एक्चुअली जगह जगह मशीनरी नज़र आएगी? क्योंकि अभी तो शाम तक कुछ ब्रेक लगी है बारिश को होपफुली। देखिए, एक चीज थोड़ी सी मैं समझनी चाहिए कि अगर इतने बड़े पैमाने पे पूरे शहर में बारिश हुई हो तो जो मशीनरी होती है वो हर जगह तो अवेलेबल होती नहीं है। जो तरीकेकार है वो ये होता है कि पहले जो मेजर आर्टरीज हैं उसको थ्रू किया जाता है और उससे पहले ज़ाहिर वो तो कल से काम शुरू होता है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ लोगों की जान खतरे में हो, जहाँ लोगों के घर पूरे डूब गए हो। तो वो दो चीजें बुनियादी तौर पर पहले की जाती हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं बाउजर्स होते हैं, वो बाउजर्स बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा इम्पॉसिबल का काम होता है कि आप बाउजर को भरें और कहीं और जाके पानी को डिस्पोज ऑफ करें। तो ये कोशिश ही की जाती है कि जो डिस्पोजल वैसे मौजूद होती हैं करीब में सड़कों के या आबादियों के, वो चूंकि ओवरफ्लो कर जाती है बहुत ज्यादा बारिश पे, तो उसमें पानी जाता नहीं है।
तो उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती हैं। जो नाले नालियां साफ हो गई थी उनमें भी जब बारिश का पानी रेले के साथ जाता है तो वो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें चली जाती है, तो उनके फिर चौकी पॉइंट्स बन जाते हैं, फिर उनको क्लियर किया जाता है। तो इस तरह जो आप कह रहे हैं कि पानी खुद ब खुद चला जाता है, मुझे उनके चौकी पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं। अच्छा गनी साहब, हमें नहीं, मुझे पर्सनली नहीं पता, तारिक भाई से मैं पूछूंगा, लेकिन ये मोबाइल सिस्टम्स सिग्नल्स का क्या चल रहा है सिलसिला? आपका किसी से रब्ता हुआ है? शहर में मोबाइल सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये मुहर्रम उल हराम की वजह से सिक्योरिटी इंतजाम हैं या फिर अदरवाइज कोई इनका सिस्टम मुतासर है? नहीं, देखिए मुहर्रम उल हराम की वजह से भी तो बंद होने थे, लेकिन वो जुलूस के टाइम पे बंद होते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो बिजली की वजह से है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर पर भी बिजली कल से नहीं है और मेरा यूपीएस भी कल रात 10 बजे से बंद है। जी, सेम तो लिटरली रात 10 बजे से लेके अभी सुबह 10 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 12 घंटे से बिल्कुल बिजली नहीं है, क्योंकि यूपीएस भी चार्ज नहीं हो सकता और कोई और तरीके का भी नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारे, चूंकि इनके टावर्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो अफेक्ट हुए होंगे। कल इवन ड्यूरिंग द रेन भी बहुत सारी जगहों पे ना आपके इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहे थे और ना मोबाइल आ रहा है, सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। अच्छा, हमारा तो चूंकि टेलीफोन लाइंस वगैरह भी ऐसे डेड हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक से भी रब्ता नहीं हो पा रहा है? अब ये बताइएगा कि सीएम साहब का रब्ता ज़रूर हुआ है वज़ीर आज़म साहब से अपेरेंटली रात को, तो क्या बात हुई है एग्जैक्टली और क्या हम एक्सपेक्ट करें? कुछ हमें रिलीफ ऑपरेशन सेंटर, कंट्रोल रूम कोई बना हुआ नज़र आएगा? क्योंकि अभी तो लोगों को रिलीफ पहुंचाने का काम शुरू होना है, पानी उतरेगा, कारोबार ख़त्म हो गए, अमलाक ख़त्म हो गई, करोड़ों के गोदाम बर्बाद हो गए, ये तो सब कुछ हमारे सामने अभी आएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, एक तो इमीडिएटली कल जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कंट्रोल रूम होते हैं और कमिश्नर कराची का जो कंट्रोल रूम है या दीगर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में जो इस तरह के कंट्रोल रूम है उनको तो शुरू कर दिया गया था, और वहाँ जो 24/7 लोग बिठा दिए गए थे, कॉल वो नंबर भी हमने सर्कुलेट किए थे। अच्छा, इमीडिएटली जो लोग हमने रेस्क्यू किए थे उनको मुख्तलिफ स्कूल्स में हमने रखा और उनको खाने पीने का जो पॉसिबल था तैयार खाना जो है वो हमने पहुंचाया किसी तरह से। लेकिन अभी जाहिर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी मजीद उसमें इजाफे का इम्कान है और टीमें काम कल करती रही हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव बहुत ज्यादा थे, काम करने वाले लोग बहुत कम थे, तो वो हर जगह इमीडिएटली एक वक्त में पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल तो कोशिश अभी कर रहे हैं और उसका तखमीना भी लगा रहे हैं। उसमें जाहिर है कि जो रिलीफ लोगों को दे सकती है गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेस होते हैं उसमें देते हैं, कुछ लोन्स जो हैं वो डेफर करा दिए जाते हैं, कुछ मार्केट्स खत्म कर दिए जाते हैं, कुछ और फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती है वो दी जाती है। तो ये कराची में बहुत नुकसान हुआ है, बाकी जो एरियाज हैं जहाँ पर लोगों की काश्तें तबाह हुई हैं उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, इंटीरियर सिंध की आप तक सूरत हाल, कराची के अलावा भी हम ज़रा बाहर निकले, इंटीरियर में क्या अब हैदराबाद की सूरत हाल आप बताइए हमें, अगर आप तक पहुँच रही है सूरत हाल, दीगर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो दीगर शहर हैं सिंध के, वहाँ पर क्या बना? देखिए, वहाँ कल इतनी बारिश तो नहीं हुई है जो कराची में हुई है, निस्बतन उसमें कम हुई, लेकिन वो जो इससे पहले वाला एक स्पेल आया था 2 दिन पहले, उसमें काफी मुतासिर किया था। स्पेशली जो कोस्टल बेल्ट हमारा है उसको बहुत मुतासिर किया था और उसमें फसलें तो बहुत ज्यादा तबाह हुई हैं, लेकिन वैसे जो घरों का नुकसान है वो कम हुआ है। लेकिन जाहिर है वहाँ की पूरी मईशत फसलों पे चलती है और अगर कड़ी तैयार फसलें तबाह हो जाए। इट्स हाई टाइम गनी साहब कि सिंध हुकूमत अब ज़रा एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, इंजीनियर्स के साथ बैठे, माहौलियाती माहिरीन के साथ बैठे, क्योंकि होपफुली अभी तो ये गुजर गया जैसे तैसे, लेकिन ये अब क्लाइमेट चेंज है, अब हमें इसी के साथ जिंदा रहना है, तो इसके लिए हमें इंतज़ाम प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो यू गाइस हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन आई गेस इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ और इस पर खैर जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं वो हमने शेयर भी किए फेडरल कमेटी उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो क्लाइमेट वाला एस्पेक्ट है कि बारिश हमें हर साल इसी तरह उसका सामना करना पड़े, तो अगर हर साल इस किस्म की बारिशें होनी है तो तैयारी भी हमें उसी तरह की करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ लोग, कल मैं देख रहा था टीवी पे, हमें ये भी कह रहे थे कि हुकूमत की तैयारी नहीं है। भाई, अगर इतनी बारिश होगी, इस अंदाज की होगी, तो मैं नहीं समझता कि हम कोई 100% तैयारी कर सकते हो कि बारिश हो रही हो, पानी निकल रहा है और हम उसको एंजॉय कर रहे हो। ये तैयारी नहीं, वो तो फिर सिस्टम सर, वो इट में टेक इयर्स, लेकिन वो एक नए सिस्टम बनाने पड़ेंगे। उससे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि चीजें बेहतर करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मेयर कराची की भी मुद्दत खत्म हो रही है गालिबन आज 28 है ना? हाँ जी, 28 है। और अब क्या सोचा है शहर की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से? ईसीपी कहता है कि 120 डेज में इलेक्शन कराने हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हमें 1500 लगाने हैं पूरे सिंध में, यूसी से लेके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तक, वो हम इंशाल्लाह कर देंगे। जो ईसीपी ने बात कही है वो कानून के मुताबिक है, वो ठीक कह रहे हैं। कानून में ये लिखा हुआ है कि 120 दिन में कराना है इलेक्शन,
और ये इसी तरह की बात है, जब कोई अगर आपको कौमी और सूबाई असम्बली के बाई इलेक्शन कराने हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है, तो वो भी विद इन 16 डेज कराने होते हैं, 60 डेज। तो वो भी नहीं हो रहे, अभी कोविड की वजह से भी नहीं हो सके, इसलिए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। सिमिलरली जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, उसमें एक हिच है, वो ये है कि जब भी नया आपका सेंसस होता है तो उसके बाद नई डिलिमिटेशन मैंडेटरी है, और सेंसस हमारा अभी तक सीसीआई में डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, कंट्रोवर्सी है उसके अंदर, और वो रिजॉल्व नहीं हो रही है। जब तक सेंसस नोटिफाई नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नई डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। जब तक नई डिलिमिटेशन नहीं होगी तब तक नए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ये आपको याद होगा कि जब हमारे जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी इशू था, लेकिन वन टाइम जो है वो अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजनल सेंसस की बुनियाद पर जो है हम करा लें। वो एक दफा हुआ था ऐसा। तो अभी आपको लगता है कि इट मे टेक मोर देन 120 डेज? हाँ, पॉसिबली। अगर देखें सीसीआई इसको कल कर देती है, नोटिफाई कर देती है इसको, सेंसस को, तो उसके बाद डिलिमिटेशन करनी इलेक्शन कमीशन है, और आई थिंक वो 120 दिन में नहीं हो सकते। तो 120 दिन से तो नई केस ज्यादा होंगे। तो फिर तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस चल सकता है। तो शहरी जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेटर वही सब कंट्रोल करेंगे, वही सारे मामले देखें। एक मैं आपसे इसको देखें, एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ रिप्लेस करता है इलेक्टेड जो हमारे चेयरमैन या मेयर होते हैं उनको। अदरवाइज आपका जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है ना, वो एज इट इज काम करता है। वही ऑफिसर्स अपनी जगह मौजूद होते हैं, वही सिस्टम चलता रहता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि इलेक्टेड लोग नहीं होते हैं, और जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो सिस्टम आपका चलता रहेगा। वो चलिए गनी साहब, वी विल नॉट टेक मोर टाइम, और आप ज़रा देखें शहर के मामलात को, आप दीगर लोगों से रब्ता भी करें, क्योंकि इस वक्त शहर को इमदाद की ज़रूरत है, रिलीफ की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हैं। तारिक साहब, अब बताइए कि एग्जैक्टली इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम तो ज़ाहिर है वही देख रहे हैं जहाँ जिन इलाकों से हम गुजर के आ रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, लेकिन फार फ्लंग एरियाज हैं, इतना बड़ा शहर है, नशेबी इलाके हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, क्या बना उनका? देखें, जिस तरह की ये बारिश हुई है, और जिस तरह सईद गनी साहब ने ये बताया कि उनका रिलीफ ऑपरेशन जो है वो उन इलाकों के अंदर अभी एक्टिवेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कल जो बारिश हुई है वो अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि वो इस वक्त कोई भी जो सरकारी मशीनरी थी जिन्हें मूव होना चाहिए था, अगर प्लान होता तो वो उसके साथ अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर देते। अब सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे एरियाज़, अगर आप मलीर की साइड ले लें तो वहाँ के जो देही इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, जो नदी के साथ थे, चाहे वो मलीर नदी के साथ थे या सुखन नदी के साथ थे। उसके साथ ही सुपर हाईवे की साइड गडाप टाउन है, वहाँ पे काफ़ी जगह जो हैं वो मुतासर हैं, काफ़ी गोठों के अंदर पानी चला गया है। उसके साथ सेंट्रल ज़िला वस्ती जो है, वहाँ पे एक बड़ा इलाका जो है वो ज़ेर आब है इस वक्त भी, जिसमें आप नॉर्थ नाज़िमाबाद के बहुत सारे एरियाज़ हैं। उसके साथ नया नाज़िमाबाद एक पूरा प्रोजेक्ट बना था, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इफेक्टेड है, वहाँ पानी है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। उसके साथ आप सेंट्रल के जो एरियाज़ हैं, जो गुजर नाले के साथ साथ जो चल रहे हैं, उन एरियाज़ के अंदर पानी, क्योंकि नाला बैक कर गया है तो वो पानी इलाकों के अंदर दाखिल हो गया। तारिक साहब, ये गुजर नाला माशाल्लाह कितनी दफ़ा साफ़ होगा और कि ये नाला बैक ना करे? इतना बड़ा नाला है, इस पर यकीनन तजावुज़ात भी हैं, सब कुछ है। अभी NDMA ने भी साफ़ किया था, सबसे पहले गुजर नाला शकालेबन साफ़ किया था। सबसे ज़्यादा काम गुजर नाले पे होता है, आबादी भी उसके इर्द गिर्द इतनी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद बेचारा हमेशा ही डूब जाता है। अच्छा देखें, गुजर नाला तो बैक कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ गुजर नाले में जो आके छोटे छोटे जो दूसरे नाले गिर रहे हैं वो भी बैक कर रहे हैं। उनकी भी सफाई उस तरह से नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। और ये किसका काम था? ये डेफिनेटली यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उनका काम था। आ गया था। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA को आना पड़ा, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक जो आपका माशी हब है, जो माशी शहरग है, आपको उसको किस तरह से उसकी हिफाजत करनी है और उसको किस तरह से डेवलप करना है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पिछली बारिश जो हुई थी उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल बी एरिया का क्या हाल हुआ था, आपको याद है? कि अब तो पता नहीं क्या हाल होगा, अब तो 8-8 10-10 फुट गालिबन फेडरल बी एरिया में अभी इस दफ़ा भी पानी भरा हुआ था, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो काफ़ी इफेक्टिव था। उसके साथ ही वही पूरी शारा आगे जो आयशा मंजिल और फिर ताहिर विला गुलबर्ग के एरिया था, वहाँ पर पानी कई फिट खड़ा हुआ था सड़क के ऊपर। उसके साथ अगर हम बाकी दूसरी जगहों पे देखें तो डिफेंस और क्लिफ्टन ये साइड्स भी, यहाँ पे भी नशेबी जो इलाके थे उसमें पानी भर गया था और वो नहीं निकाल पाए थे। इसी तरह हम डाउनटाउन में आते हैं, यहाँ पर तो ये रेड जोन है, इसके अतराफ में ये सारा जो सरकारी
जो इमारतें हैं, अहम इमारतें, इनके अतराफ में सब जगह पानी इस वक्त भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद उसके है। साथ ही ये बंदरगाह को जाने वाली अहम तरीन सड़क है एमेजिना रोड और दूसरी आई चंडीगढ़ रोड, जो कि पोर्ट की एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ से होती हैं। तमाम अहम दफातर इन इशारों के ऊपर यहाँ पर अब भी पानी मौजूद है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मशीनरी अभी तक नहीं पहुँच पाई है कि जो पानी को वहाँ से निकाल सके। और अब वो कह रहे हैं कि जी बाउजर तो इम्पॉसिबल लग रहा है, गनी साहब ने तो कह दिया, मगर फिर और क्या सलूशन है? फिर इंतजार करें पानी के उतरने का, मेरा ख्याल है। तो अगर ये ऐसी ही सिचुएशन रही तो पानी अपनी रफ्तार से उतरेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। अच्छा, गुलिस्तान जौहर, गुलशन और यूनिवर्सिटी रोड, इन इलाकों की क्या सूरत हाल है? यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर काफ़ी जगहों पर पानी यह है कि वो निकल चुका है, लेकिन जो गुलिस्तान जौहर के नशीबी इलाके हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड के साथ ही आगे मलिर कैंट तक जो शाराएँ जाती हैं, वहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है और कई फुट पानी मौजूद है वहाँ पर। और फिर एक दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा कराची जो है मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बटा हुआ है। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या कर रहे हैं वो अब तक सवालिया निशान सबके सामने ही है। सबके सामने। उनके दफातर ऐसे हैं कि वहाँ आवाम को रसाई नहीं है, वहाँ वो जा नहीं सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अदालत में हमने केसेस देखे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें कंटोनमेंट बोर्ड से निकालें आप और सिटी गवर्नमेंट के अंडर में कर दें। तो इस तरह के केसेस भी हों और बहुत सारे इस तरह के फैसले भी आए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड माशाल्लाह शहर के सबसे पॉश इलाके डिफेंस क्लिफ्टन, आपको पता है ना, डिफेंस में नाले बीच में बनाए गए हैं। तो वो मैं देख रहा था एक सड़क है, वो नाले उखड़ गए, सड़क उखड़ गई, नाले उखड़ गए, तो वो जाहिर है कि लोगों के लिए जानी नुकसान का भी बाइस बन सकते हैं। और जानी नुकसान से कितना एस्टिमेट, 23 लोग जहाँ बहक हुए हैं जी, 23 से ज़ायद हो गए हैं, क्योंकि अब तक इत्तलात आ रही हैं जो, क्योंकि इसका एस्टिमेट आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मजीद आपको पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पे पानी अच्छा, एक मुझे बात बता दें, क्योंकि हैं। माशाल्लाह इतने लोग वो फुटेज फॉरवर्ड करते हैं। पिछली बारिश में भी हुई थी कि मगरमच्छ पतन वो मंगू पीर से निकल आए हैं और वो तैर रहे हैं इस गलियों में। उसमें कितनी सच्चाई है? पिछली दफ़ा तो मैंने देख लिया था कि वो इंडिया के मनाज़र थे, लेकिन वाकई क्या इस दफ़ा मगरमच्छ निकल आए हैं पानी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे कोई इधर से उधर से बस असल में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फेक किस्म की है और उसके ऊपर बाकायदा लोग वॉइस ओवर करके उसको उसमें सोशल मीडिया पे शामिल कर देते हैं। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा गलती से मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे उठाकर इस्तेमाल कर गया। इतना तस्दीक का टाइम नहीं होता इतनी जल्दी कि वो जाकर इन हालात के अंदर कोई तस्दीक कर सके या कोई राब्ते में आ सके। तो भाई मगरमच्छ नहीं निकले हैं कराची की सड़कों और शाहराहों पर, तो वो ऐसी चीज़ों पर भी कान ना धरा करें। बिजली के निज़ाम की क्या सूरत हाल है? बाज़ मेरे टीम मेंबर्स बता रहे हैं भी उनके घर बिजली आ रही है, दैट द लकी वंस, हमारी यहाँ तो नहीं आ रही 24 घंटे से। 18 घंटे 24 घंटे और उससे ज़ायद भी हो चुके हैं। कराची का एक बड़ा इलाका इस वक्त बिजली से महरूम है। के इलेक्ट्रिक का जो वर्जन है वो जो हमारे सामने आता है, उनका मौक़िफ़ ये है कि पानी खड़ा हुआ है, जब तक पानी नहीं निकलता हम वहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है और वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमने ये बंद किए हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे इलाके हैं, साथ वाला इलाका खुला हुआ है, एक एरिया बंद है, उसमें कोई फॉल्ट होगा लेकिन टीम वहाँ नहीं पहुँच पा रही या भेजी नहीं जा रही, या हम ये समझ रहे हैं कि शायद वो हिफाजत की नुक्ता नज़र से अपनी टीम को वहाँ पर रवाना नहीं कर रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें हंगामी सूरत हाल के अंदर आपको प्लान बनाना पड़ता है, आपको बहुत सारे रिस्क लेना पड़ते हैं। बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीमें काम करती हैं पूरे शहर में। और ये मैं देख रहा था, ये देखें KPT अंडरपास है, लेकिन ये जो साहब कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि इस पानी में करंट भी हो सकता है, इसमें कोई पत्थर भी हो सकता है बड़ा, इसमें कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है लोहे की जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आई वंडर, जब आपके पास समंदर है तो आपको क्यों सड़कों पे पानी खड़ा उसमें खेलना है और बच्चों को लेके भागना है और ये सब कुछ करना है? तो ये एंजॉयमेंट वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान चली गई है इस बारिश में, लोगों की तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है। तो ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा लोगों को, जो लोग इस तरह एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब्दुल्ला, एक और चीज़ जो थी जो यहाँ मेंशन करना चाहिए, SOPs होते हैं हमेशा जब इस तरह के तूफ़ान और जिस सैलाब और ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इंतज़ामिया जिसे कहते हैं, अब से पहले भी हुआ करता था, डिप्टी कमिश्नर पहले रेन प्लान बनाया करते थे, रेन प्लान बनता था और उसके बाद वो, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि कोई रेन प्लान नामी चीज़ भी होती थी। रेन इमरजेंसी प्लान बनता था, तमाम एडिशनल कमिश्नर ACs जो होते थे वो वल्नरेबल पॉइंट्स बताया करते थे, मेंशन करते थे। उसके बाद वो सारी चीज़ें जमा होकर कमिश्नर के पास जाती थी और उसके बाद वो होम सेक्रेटरी को
भेजी जाती थी, जिसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर आला मंजूर करके तमाम जो जगह हैं वहाँ पर उसको सर्कुलेट कर दिया जाता था और उस लिहाज से अमल दरामद होता था कि सिविल इंतज़ामिया को अगर फ़ौज की मदद की ज़रूरत पड़ती तो उसे कॉल किया जाता था, या किसी और इदारे की ज़रूरत पड़ती थी, वफाकी हुकूमत की ज़रूरत पड़ती थी तो उससे मदद ली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा हमने ऐसा देखा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और वज़ीर आज़म को फिर वफाक की तरफ से वज़ीर आज़म को भी यहाँ पे अपना एक वो रोल प्ले करना पड़ा कि उन्होंने NDMA को कहा कि वो जाकर इसके ऊपर काम करें। अच्छा, यही तो प्लानिंग नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड बारिश नहीं थी, ऐसा इतनी भी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। महकमा मौसमियात बताता रहा था कि बहुत बारिश होनी है, बहुत बारिश होनी है, तो प्लानिंग ऐसा जगह थोड़ी बहुत भी होती तो उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन, उसका कुछ मुजाहिरा में नज़र आता। सड़कें तो तबाह हो गई हैं शहर की, जो नई बनी थी, पुरानी बनी थी, बेड़ा गर्क। बहुत बुरा हाल है क्योंकि सड़कें जो टूट फूट का शिकार हुई हैं, अब वहाँ जब ट्रैफिक चलेगा वो मज़ीद टूट फूट का शिकार होंगी। लेकिन इस वक्त अभी क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है, अब भी पेशगोई आ रही है कि इस तरह बारिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त आपको आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान करना पड़ेगा, पूरी इंतज़ामिया को मुतहरिक करना पड़ेगा, कहाँ नुकसानात हुए हैं वो सारी चीज़ें। कराची बहरहाल इस वक्त एक आफत ज़दा जो सूरत हाल है उसमें घिरा हुआ है। टावर्स ये बिजली की वजह से बंद हो गए जी, मोबाइल नेटवर्क्स टावर उसकी वजह से भी बंद हैं और कुछ क्योंकि आज जुलूस वगैरह थे सुबह, तो उस वजह से जो जैमर हैं वो ऑन किए जाते हैं मखसूस एरियाज़ के अंदर, तो इस वजह से भी उनकी। लेकिन इस वक्त तो पूरे शहर में ही एक्चुअली मोबाइल नेटवर्क्स सिवाय एक आध कंपनी के बाकी नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी और इस वजह से ना लोगों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि कितने लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ। अब उनके वालिदैन उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर वाले उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो मोबाइल नेटवर्क बहाल किए जाएं, फौरी तौर पर मेरा ख्याल है नज़रसानी की जाए, सिक्योरिटी प्लान में भी अगर शामिल थे, क्योंकि इस वक्त लोगों को राब्ते की ज़रूरत है। तारिक साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, MQM के रहनुमा, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। शहर का हाल तो हम सबके सामने, हम सब भुगत भी रहे हैं, अब किस पे क्या जिम्मेदारी डालें क्या ना डालें, लेकिन इस वक्त जो शहर में सूरत हाल है, आप लोग क्या कर रहे हैं? रज़ाकाराना अगर सरगर्मियों की बात कर लें तो कुछ है प्लान इस सिलसिले में? देखिए, सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल है वो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जिसका आपने इजहार फरमाया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे सरजानी में हमने खाने पहुंचाने की कोशिश की है और 1000 को तकरीबन हमने खाने पहुंचाए हैं। कल हमने गुलशन इकबाल में बस्ती में खाने पहुंचाए हैं, इसी तरह लियाकताबाद है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में डिमांड है ज़रूरियात ज़िंदगी की, और हमारे पास दोनों मसले हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, दूसरा कम्युनिकेशन नहीं है। दुआ कीजिए कि ये पानी किसी तरीके से नीचे आए। लोग छतों के ऊपर बैठे हैं, कच्ची आबादियां टूट गई। अभी तक नुकसान का मैं आपको बता रहा हूँ, इजाला कर ही नहीं सकते। आपको, मुझे पता ही नहीं है कि लॉस क्या हुआ है, अंदाजा ही नहीं हुआ अभी, अंदाजा ही नहीं है अभी ये जो रात भर जो बारिशों का ये जो एक बिल्कुल कंटिन्यूस स्पेल था, ये आपको मुझे तब पता चलेगा जब ये पानी निकल जाएगा। अभी तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी यहाँ पर अभी जैसे कल दीवार गिर गई डालमिया के ऊपर, पूरी एक फैमिली, उसके 6 घर, जिसमें हम में से काफी लोग पहुंचे वहां। लेकिन क्या करें, रेस्क्यू की चीजें नहीं है, लाइट्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, हमारे शहर पर, और जो जिनके साथ हादसा हुए ख्वाजा साहब, बहुत बड़ा हम सबको इस वक्त दुआओं की भी ज़रूरत है, मदद की भी ज़रूरत है, इमदाद की भी ज़रूरत है इस शहर को। लेकिन ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये शहर साल की बैड गवर्नेंस के बाद यहाँ तक पहुँचा है। नालों पे तजावुज़ात की बात हो, ज़ाहिर है उससे MQM को अलग नहीं किया जा सकता। मुशर्रफ साहब के दौर में आप लोग बरसर इक़्तिदार रहे, शहर पे हाकिम रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऑन एंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा, फिर अभी आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, फिर मेयर साहब ऑल्दो मुद्दत ख़त्म हो रही है आज, लेकिन अब थे तो वो MQM के ही, तो जाहिर है यू गाइज हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आप इस शहर के करता धरता रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक। नहीं, मैं इस दुख के मौके पे कैसे ये कह सकता हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? मैं जिम्मेदार हूँ, ये शहर जिम्मेदार है। लेकिन ये जरूर देखना है कि इस शहर के साथ मसाइल इस शहर के, शहर वालों के खाते में ही डाले जाते हैं। ये जरूर चेक करना है कि वसाइल किसके खाते में जाते हैं। भाई मैं हूँ, मैं इस शहर में, मेरा जीना मरना इस शहर में, मैं कोई ईद मनाने ना बाहर जाता हूँ, ना मेरा कोई दूसरा घर किसी और पाकिस्तान के शहर में। लोग मेरी गलियों में, लोग मुझे जानते हैं, लोगों ने यहाँ मुझे बचपन, पैदाइश, बड़ा होते देखा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मैं लोगों के दरमियान हूँ। लेकिन ये बताएं मेरे वसाइल किसके दरमियान है?
ये बात कहना बहुत आसान है कि शहर की सियासी जिम्मेदारी है। देखिए, शहर में सियासी, माली, इंतजामी फेलियर है। इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट फेडरेशन की भी है, रियासती इदारों को भी अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब देखें नेवी, आर्मी, रेंजर्स वो उठा रहे हैं, वो पेन उठा रहे हैं। फिर ये कंटोनमेंट है, DHAs हैं, ये किसी के अंडर नहीं आते, डूबे हुए हैं, तबाह हाल है। देखिए आप जाकर डिफेंस के अंदर क्या हो रहा है, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते बाहर, वहां तो KMC नहीं है, वहां तो मेयर नहीं है, वहां तो गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ये कलेक्टिव फेलियर है। अब कराची को नजरअंदाज करना एक मुजरिमाना गफलत होगी। हर शख्स कराची के लिए अब यूनिफाइड होकर कराची को मजबूत करने के लिए एक सिस्टम लाना पड़ेगा जो कराची को न सिर्फ बाख्तियार करे, इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर, माली तौर पर। नहीं, एक सिस्टम से क्या मुराद है? अभी तो एक नए ज़िले की भी बात हो रही थी। वज़ीर आज़म साहब से भी क्या आपको कोई शिकवा है कि वो ज़रा कम कम आते हैं? अच्छा खालिद साहब, हमें मुख्तसर चंद सेकंड का सिर्फ ब्रेक लेना है, क्लॉक चलनी है, उसके बाद वापस आते हैं तो इस पर हम बात कंटिन्यू। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा। खालिद साहब, हम बात कर रहे थे, आप चूँकि वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, तो वज़ीर आज़म साहब से आपने कभी शिकवा किया कि वो ज़रा बहुत कम कराची आते हैं, लाहौर ज़्यादा जाते हैं, पेशावर ज़्यादा जाते हैं, बलूचिस्तान पे ज़रा उनकी कम निगाह करम है, कराची में आते हैं तो सिर्फ हुकूमत से नहीं मुलाकात करते, क्योंकि ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन तो तभी होगी ना जब एक दूसरे से राब्ते होंगे। ये नाराज़ होके तो कोई काम नहीं चल सकता आगे। तो वज़ीर आज़म साहब और वफाकी हुकूमत को आपको लगता है कि मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए कराची पर? जी, मैंने तो आपको कहा कि अब तो कराची सिर्फ वजीर आजम साहब का मसला रहा ही नहीं है। हमारे कौमी सलामती के इदारों समेत वजीर आजम, वजीर आला को भी अपनी टोन चेंज करनी चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान, बहरहाल पाकिस्तान के फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जिस तरीके से सिंध से उन्हें मुखातिब किया जा रहा है, कितनी इख्तिलाफात सही, कितने ही आपके मसाइल से, वेदर यू लाइक हिम और नॉट, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह मुराद अली शाह साहब, कोई उन्हें पसंद करे ना परे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है। लेकिन कराची के ऊपर जो सियासत कोरोना में हुई है, कराची के ऊपर जो सियासत सैलाब में हो रही है, कराची के ऊपर जो सियासत माली वसाइल, इंतजामी वसाइल में हो रही है, वो दुख की बात है। वो मेरा मसला नहीं है, वो पाकिस्तान का मसला है, वो आप सबका मसला है, मेरा आप सबका मसला है। ये एहसास हम चैनल्स, मीडिया ने जितनी जिम्मेदारी के साथ ये पिछले 15 रोज से कराची का मसला उजागर किया है, जाहिर सी बात है आप भी एक हद तक इसको उजागर करेंगे। लेकिन इस सेंसिटिविटी को, इन मनाजिर को अगर भूल जाए हुक्मरान, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर साहब हो, तो मैं समझता हूँ कि कराची के साथ जो ज्यादती होगी उसका इजाला नहीं हो सकेगा, और वो ज्यादती पाकिस्तान के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। कराची को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, कराची को मदद की ज़रूरत है, कराची को साथ की ज़रूरत है। ये शहर आफत ज़दा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस शहर में लोगों के साथ हुई क्या है, गुजरी क्या है। तारिक मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई है। जो गरीब, जो एक कमरे के क्वार्टर में, 2 कमरे के क्वार्टर में रहता था, उसकी छत भी टूट गई। उसने जो बेटी का सामान जमा किया था वो भी, उसने जो छोटी दुकान लगाई हुई थी वो ठेला भी बह गया। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। देखिए, एक तो आबादी कराची की, जो चीफ जस्टिस ने भी अपने उसमें कोट किया कि इसकी आबादी किसी तरह भी 3 करोड़ से कम नहीं है। ट्रू। सेंसस के अंदर जो भी रिजल्ट आए हों वो भी वैसे हैरान कुन थे। अब आप दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ये शहर, पूरे मुल्क के अंदर कोई सानिया होता है, कोई हादसा होता है, कोई आफत आती है, ये वो मुल्क, ये उस मुल्क का वो शहर है जो सबसे पहले आगे होता है मदद करने के लिए। यहाँ कराची का ये रिकॉर्ड रहा है, हमेशा सबसे ज़्यादा इमदादी जो सरगर्मियाँ होती हैं कराची से जनरेट होती हैं। यहाँ के रज़ाकार भी, यहाँ के लोग भी, यहाँ जो मुकामी लोग, वो ये सारा काम करते हैं। इस वक्त वो मुसीबत में हैं, लेकिन वो आपसे इमदाद वो नहीं मांग रहे, वो आपसे इस चीज़ पे मदद मांग रहे हैं, कम से कम इस शहर को बनाने के लिए, वफाक हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे दीगर इदारे हों, वो कम से कम इस मामले के ऊपर एक होकर इसके लिए आवाज़ तो उठाएं। ये जो परफार्मर होता है उसे बड़े लाड से रखा जाता है। ये माशी हब है आपका। 93% सिर्फ यहाँ का जो टैक्स है इनका, वो कराची से जनरेट हो रहा है, और जो वहाँ पे देता है वो 70% से ज़ायद है वफाक को जो देता है। तो उसे आप तकलीफ़ में तो नहीं रखेंगे ना। जो आपका सबसे ज़्यादा बेहतर परफार्मर होता है उसे तो आप बड़े नाजों के साथ पालते हैं, उसका तो आप बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर उसमें आपने अब ये कोरोना का एक बड़ा पूरा सिनेरियो आया है हमारे पास। माशाल्लाह किस कदर
अजीबोगरीब सियासत हुई है कोरोना के ऊपर भी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ पीपल्स पार्टी, और क्या ऐसा लगता है तो कोई 2020 मैच चल रहा है शायद। अब बारिश पे वो सियासत नहीं होनी चाहिए। अब सियासत को बाला ताक रखते हुए सबको इस शहर की मदद के लिए आगे आना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सी यू। वेलकम बैक जी। कराची की हुकूमत को, शहरी हुकूमत को 4 साल पूरे हो रहे हैं और परफॉर्मेंस कुछ नहीं। मेयर कराची 4 साल तक इख्तियार ना देने पर सिंध हुकूमत को कसूरवार ठहराते रहे। एक ही बयान होता था, हर दफ़ा रिपीट हो जाता था। ये तो हमने मुतअद्दिद मरतबा बात की ही है और अब आज इनकी मुद्दत ख़त्म भी हो रही है। हम इस बारे में तफसील से बात कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। आप किस इलाके में हैं और आपके इलाके की क्या सूरत हाल है ये आप हमें ट्वीट करके तस्वीर के साथ बता सकते हैं। जियो पाकिस्तान टीवी पे टाइगर फोर्स का हमने टॉप स्टोरी में तस्करा किया था जो हमें नज़र नहीं आती है। टाइगर फोर्स से हुकूमत बहुत खुश है। अब ये भी हैरानी की बात है उन्हें मज़ीद जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ये और हैरानी की बात है। ये वॉलंटियर फोर्स कराची के लिए भी कुछ करे तो क्या ही बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स के जरिए ई-गवर्नेंस सिस्टम लाने की भी मंजूरी दे चुके हैं। टाइगर फोर्स मकामी सतह पर गवर्नेंस के मामलात रिपोर्ट कर सकेगी। थाने, कचहरी, लैंड रिकॉर्ड, बिजली चोरी की शिकायत पर भी नज़र रखेगी। ज़रूरी अशिया की कीमतों और सेहत की सहूलतें भी रिपोर्ट करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को उम्मीद है कि नौजवानों की मदद से गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होगा। बस आई होप गुंडागर्दी ना शुरू हो जाए। और उधर आवाम को शिकायत है कि कोरोना के खिलाफ टाइगर फोर्स के रजाकार कहीं नज़र आए नहीं। बहरहाल अब टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों में इजाफा किया जा रहा है तो सैलाबी सूरत हाल से 2-4 कराची से आगाज़ होना चाहिए और इस वक्त शहर कायद को रजाकारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन किस कैपेसिटी में ये इस तरह से लोगों से सवाल कर सकेंगे ये भी बड़ा अहम मामला है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शौज़त साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, टाइगर फोर्स को सरकारी महकमों पर नज़र रखने का नया टास्क मिल गया है। आई वंडर के एम्प्लॉयज़ इसको किस तरह से लेंगे, लेकिन लगता है कि हुकूमत इस फोर्स से के काम से बहुत खुश है इनिशियली, तो ही मज़ीद इसे दिए जा रही हैं जिम्मेदारियाँ। अब तक क्या अचीव किया है इसने टाइगर फोर्स ने? अचीवमेंट इनकी है कि कोरोना के दिनों में आपने देखा एक तो पाकिस्तान ने कोरोना पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह की मदद और मेहरबानी से और सिस्टम की वजह से अपनी इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से काबू पाया जिसमें टाइगर फोर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद आपने देखा है कि वज़ीर आज़म ने जो अपना 10 बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया तो उसमें यही टाइगर फोर्स है जो मेन फील्ड में उतर के काम कर रही है और करवा रही है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स का हवाला था या पुलिस स्टेशंस थे या और बहुत सारे ऐसे इलाके इदारे थे जहां लोगों को या पब्लिक को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जैसे एहसास प्रोग्राम सेंटर्स थे जहां पर कैश डिस्पर्समेंट के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। वहां टाइगर फोर्स ने पुलिस के और फौज की मदद से लोगों में बड़ी एक अवेयरनेस भी की और एक बढ़ चढ़ के वॉलंटियर तरीके से डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए काम। कमल साहब, अब हुकूमत को टाइगर फोर्स से मज़ीद काम लेने ही हैं तो ये बारिश वगैरह में भी कुछ काम ले लें प्लीज़ काइंडली, क्योंकि इस तरह के वॉलंटियर्स बड़े काम आ सकते हैं इन हालात में, पर्टिकुलरली जो कराची में इस वक्त हम सब फेस कर रहे हैं। देखिए, वॉलंटरी फोर्स जो होती है उसकी कोई फ़िलहाल तो कोई मतलब 2-3 डोमेन्स तो उनकी फ़िक्स हैं। जब बारिश पंजाब में या किसी इलाके में हो रही होती है जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूर काम करते हैं और वॉलंटियर फोर्सेस का फ़ायदा यही होता है कि क्योंकि वो वॉलंटियर होते हैं उनको किसी को रिपोर्टिंग या उस तरह से काम नहीं उन्होंने करना होता है कि वो एक जज्बे के तहत काम कर रहे होते हैं और लोकल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ प्रॉपर तरीके से मिलके वो काम करें। तो बिल्कुल वो इस चीज़ के लिए जो हैं वो आगे आ रहे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, अगर उनको बुलाया जाए तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नहीं, हमें ज़रूरत पड़ रही है ना, अब यहाँ पे हम यही तो कह रहे हैं कि हमें बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है टाइगर फोर्स की। तो यहाँ तो हमें एज सच इससे पहले नज़र नहीं आई है। कोरोना के दौर में भी हमें टाइगर फोर्स कराची में पर्टिकुलरली सिंध में एज सच नज़र नहीं आई है। सिंध को तो छोड़ दें, लेकिन कराची का तो मैंडेट है PTI का, तो क्या यहाँ पर उस फोर्स की तश्कील पर ध्यान कम है या क्या सूरत हाल है? देखिए जी, यहाँ पे सिंध हुकूमत का मैंडेट है और आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में जिस वक्त टाइगर फोर्स बनाने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा सिंध से आवाज़ें उठी जिन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया। इवन ये कि उनके बड़े सीनियर लेवल के लोग, जिसमें मैं नाम ले देती हूँ, कादिर पाटिल साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, बिलावल खुद हो गए, शैला रज़ा साहिबा होगी और भी बहुत लोग थे जिन्होंने इस टाइगर फोर्स के लव्स टाइगर को बहुत बुरे तरीके से ह्यूमिलेट किया
और डिस्करेज करने की कोशिश की, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें ऐसी किसी वॉलंटियर फोर्स की कम से कम कराची और सिंध में कहीं ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो जी लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे पास फलाने मौजूद है, हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है, और हम ऐसी किसी वॉलंटियर फोर्स को लाना ही नहीं चाहते। रीज़न असल में यह है कि कोई निज़ाम है ही नहीं, कराची में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, और कोई काम भी नहीं है। तो मॉनिटरिंग या वॉलंटियर फोर्स ने करना क्या है जाके? और अगर कोई वॉलंटियर फोर्स उठ जाती तो वो तो पाकिस्तान की खिदमत करने के और आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, वो इन पे चेक एंड बैलेंस हो जाता है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छी बात है, ये खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, लेकिन सिंध में तो चलें, पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, कराची का मैंडेट पीटीआई के पास मौजूद है, यहाँ इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ कमल साहिबा, इस सिलसिले में आप ज़रा टाइगर फोर्स को किक स्टार्ट करें, कराची में मुतहर्रिक करें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कल हमने आपको हब डैम के मनाजर दिखाए थे, जिसके बारे में बताया गया था कल के 1 फुट अब गुंजाइश रह गई है, उसके बाद ये भरा तो स्पिलवेज से पानी बहना शुरू हो जाएगा। फिर ये देखिए स्पिलवेज से पानी बहना शुरू हो गया। तो स्क्रीन के बाएं तरफ जो मनाजर हैं वो कल के हैं, और ये वो ग्रीन एरिया है जहाँ पर पानी फैल जाता है और उसके बाद मुबारक विलेज तक जाता है। वहाँ पे एक छोटा रिजर्व भी कायम किया गया है, पानी का बनाया गया है। और राइट साइड पे वो मनाजर हैं जब स्पिलवेज से पानी बहना शुरू हो गया। दीज आर दोज विजुअल्स। बड़ी खूबसूरत जगह है, वैसे इसको विज़िट करना चाहिए। और बाएं तरफ जो हैं वो कल के मनाजिर हैं, जब हमने आपको बताया था कि बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो स्पिलवेज भर जाएंगे। एज इन डैम इतना भर जाएगा कि स्पिलवेज से फिर पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, और इस वक्त वही सूरत हाल है। रात भर भी पानी स्पिलवेज से बहता रहा है। ऑल्दो रिजर्व मुबारक विलेज में जो पानी का कायम है वो ज़रूर इससे होपफुली भर गया होगा, लेकिन ये सूरत हाल है, हमने आपको दिखानी थी। अच्छा जी, आप अगर फंसे हुए हैं कहीं पर तो होपफुली आपको जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। अब मोबाइल सिग्नल्स वगैरह भी आने चाहिए अब शहर में। के इलेक्ट्रिक, अब आप अपनी टीम्स को मुतहर्रिक करें। हम सब कराची में रहने वाले ये बात समझते हैं कि जब तक तेज़ बारिश थी कोई रिलीफ का काम नहीं हो सकता था, एटलीस्ट बिजली से रिलेटेड, लेकिन अब बारिश रुक गई है तो काइंडली बिजली बहाल करना शुरू करें। जहाँ पे आपने जानबूझकर बिजली बंद की हुई है किसी नुकसान से बचने के लिए, उन इलाकों को भी अब दोबारा बिजली देना शुरू करें, क्योंकि ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजली आएगी तो लोगों को पानी आएगा। बिजली के बगैर गुजारा हो सकता है, शायद पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बच्चे मौजूद हैं, वो तंग हैं इस सूरत हाल से, तो बराए मेहरबानी इस शहर पर रहम किया जाए, इस शहर की हालत पर तवज्जो दी जाए। और इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे। होपफुली मज़ीद बारिश ना हो एंड एवरीबडी स्टे सेफ। हैव अ ग्रेट डे होपफुली।